जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने डैम्ड नाम के मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक गोल्ड टीयर की लूट मिली थी, जिसके बारे में हमें लास्ट एपिसोड में नहीं बताया गया था। यहाँ वांगमिंग की टीम भी अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी है और ये सब अब सक्सेसफुली इस गेम से लॉग आउट करके रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और वांगमिंग अपनी स्पेशल फोर्स वाली टीम को बुलाता है और वो कहता है कि सब लोगों को एक जगह पर बुलाओ, कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। और वीडियो के अंत में हमें पता चला था कि वांगमिंग एक पुलिस स्टेशन के बाहर है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें इसी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे आवाज आ रही थी, कोई चिल्ला रहा था। तो तुमने रिपोर्ट की है कि तुमने पहले एक हिडन प्रोफेशंस की टीम बनाई थी जो कि पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे थी, पर अंत में तुम्हें किसी ने बचा लिया। तो यहाँ वांगमिंग कहता है हाँ, उसका नाम शैडो है। पहले जब उसने हमें बचाया था तब वो लेवल 3 पर था, पर जब हम लेवल 3 तक पहुंचे वो ऑलरेडी लेवल 5 पे था और उसने सीधे 2 लेवल्स जंप कर दिए थे। तो वांगमिंग की बात सुनकर उसके सामने वाला सीनियर कहता है 2 लेवल जंप कर दिए और अब वो लेवल 5 पे है, तो क्या ये अब पूरे वर्ल्ड का ही टॉप प्लेयर नहीं है? आखिर उसने ये किया कैसे? तो वांगमिंग कहता है हो सकता है कि उसने किसी बॉस को मारा हो या फिर ऐसा ही कुछ। तो उसके बगल वाला ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे हिसाब से कि 1 घंटे पहले शैडो लेवल 3 पर था, तो लेवल 3 पर आने के बाद वो रियलिटी में वापस क्यों नहीं आया? तो एक और उसके बगल वाला पुलिस वाला कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में उसके पास कोई क्लोज रिलेटिव है ही नहीं और उसे किसी फैमिली को इन्फॉर्म करने की भी कोई जरूरत ना हो? ये सुन के तो वांगमिंग अपना सर झुका लेता है और वो कहता है ये नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। हो सकता है कि उसके पास कोई फैमिली हो ही ना। इसी ग्रुप मीटिंग में एक लड़की बैठी हुई थी और वो कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो शैडो एक ट्रांस माइग्रेटर है? ज्यादातर ट्रांस माइग्रेटर्स यूजुअली ऑर्फन्स ही होते हैं और वो हमेशा ही बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ये सुन के तो यहाँ सभी लोग ही बिल्कुल चुप रहते हैं, किसी के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। यहाँ सबकी चुप्पी सुन के ये भी थोड़ी देर के लिए चुप रह जाती है और फिर वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है क्या मैं सही कह रही हूँ? कोई भी इस लड़की की बातों में भरोसा करे या ना करे, पर इसका तीर जरूर बिल्कुल सटीक निशाने पे लगा है। पर जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया ही था, इस मीटिंग का हेड इस लड़की से एकदम स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है अन्यू, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम कम नॉवेल्स पढ़ा करो और ऐसी सीरियस सिचुएशंस में जोक्स मत मारा करो। तो उसकी अन्यू भी अपनी जीभ बाहर निकाल के सर खुजाने लगती है और इस समय सच्चाई दफन हो चुकी है, किसी पावरफुल इवल विलन या फिर किसी राक्षस की वजह से नहीं, इस पुलिस वाले की वजह से जिसने इस नोवेल की सच्चाई बताने वाली अन्यू की बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे खूबसूरत लड़की तुम्हें इग्नोर करती है। सैड लाइफ बॉयज। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। ये ऑफिसर सभी लोगों से अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है जो वांगमिंग ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो गॉड फॉरसेकन गेम के बारे में हायर अप्स की इंफॉर्मेशन से परफेक्टली मैच खाती है। अभी की गई नई रिसर्च के मुताबिक जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो जैसी गहरी स्लीप में जाते हैं वो थोड़े समय के बाद ही मारे जा रहे हैं। फिर उस गेम से रियलिटी में वापस आने वाले कुछ एम्प्लॉयज से हमने जब डाटा कलेक्ट किया तो उनसे हमें पता चला कि वो लोग सच में बहुत बार उस गेम में मारे गए, इसीलिए वो रियलिटी में भी मारे गए। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हारी लाइफ स्पैन 0 पहुंच जाती है तो तुम सच में मारे जाओगे, सिर्फ गेम में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी। फिर एक ऑफिसर इस मीटिंग के हेड से कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब फेनोमेना है, ये तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो ये हेड कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर मेरे ख्याल से ज्यादातर चांसेस इस चीज के हैं कि हम कुछ हायर बींग्स के द्वारा इन्वेड किए जा रहे हैं। मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि इस पृथ्वी के बाहर कुछ एलियंस हायर बींग्स हैं जो इस गेम के थ्रू अपनी पृथ्वी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। फिर ये मीटिंग का हेड सब लोगों से कहता है कि हायर अप्स ने कुछ इमरजेंसी कमांड्स दी हैं कि तुम सभी लोग वैनगार्ड्स टीम को फॉर्म करो और इस गॉड फॉरसेकन गेम को एक्सप्लोर करके इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करो। हमें जल्द से जल्द एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। ये एक मेजर इवेंट है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। अभी के लिए सारे के सारे नेशंस इस गॉड फॉरसेकन गेम को एक्सप्लोर करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, और अगर हम इसी में पीछे रह जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम इस दुनिया पर अथॉरिटी खो देंगे। और इसीलिए हमें हर कीमत पे जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फिर वो अन्यू की तरफ मुड़ के कहता है अन्यू तुम टीम 1 की कैप्टन रहोगी। तो अन्यू भी चिल्लाकर हाँ करती है। फिर वो कहता है वांगमिंग तुम इस टीम के वाइस कैप्टन रहोगे और तुम दोनों अपने लिए टीममेट्स खुद भी चुन सकते हो, जिसपे वांगमिंग भी रोजर करके हाँ कर देता है। फिर इस मीटिंग का हेड कहता है कि वांगमिंग की इंफॉर्मेशन के हिसाब से शैडो का कैरेक्टर उतना भी बुरा नहीं है, तो तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर सकते हो, और इसी इकलौते रीजन की वजह से मैंने अन्यू को इस टीम का कैप्टन बनाया है। मेरे ख्याल से उसकी पर्सनैलिटी शैडो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए परफेक्ट रहेगी। फिर वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों मिलकर शैडो की रियल आइडेंटिटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढ निकालोगे, और सबसे ज्यादा बेस्ट आउटकम रहेगा कि तुम उसके साथ अच्छे रिलेशंस बिठा के उसे कोऑपरेट कराओ कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाए और उससे उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर लो। और बाकी सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि तुम्हें सोसाइटी में अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखवाना है, समझे? जिसपे ये सभी लोग हाँ कर देते हैं। तो ये मीटिंग का हेड भी अब इस मीटिंग को
डिसमिस कर देता है। फिर हमें शाम को ढलते सूरज के साथ इस शहर को दिखाते हैं जो कि सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी की बहन की एकेडमी में आ जाते हैं जहाँ उसकी बहन अपने फोन में कुछ कर रही थी और उसी के सामने एक लड़कियों का ग्रुप बात कर रहा था। एक लड़की कहती है कि झांग वई ने बोला था कि अगर हम सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम टाइम पीरियड में सोते हैं तो हम सेम स्टार्टर विलेज में ही टेलीपोर्ट होते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है क्या सच में? ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे घर जाके अपने पेरेंट्स को भी कैरी करना पड़ेगा, उन्होंने तो कभी आज से पहले गेम नहीं खेला है, मुझे नहीं लगता कि वो इसके साथ यूज टू हो पाएंगे। तो उनके सामने ही एक लड़की बैठी थी और वो कहती है कि अभी तुम्हें अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व इसमें नहीं करना चाहिए, पहले हमें खुद ग्रो करना है, उसके बाद हम पेरेंट्स को कैरी कर सकते हैं। इन्हीं लोगों की गॉसिप के बीच अपने एमसी की बहन अपना फोन चेक करते हुए सोच रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं और क्वानफिंग की तरफ से एक सिंगल रिएक्शन भी नहीं आया, यहाँ तक कि वो मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे ढूंढने भी नहीं आया, क्या वो इतना घमंडी हो रहा है? फिर वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ वो सोचती है कि वो बंदा पहले मुझे जब भी गुस्सा होता था वो हमेशा ही मुझे मनाने का, मुझसे माफी मांगने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता था, पर उसने आज इस बार कुछ भी नहीं किया और उसने तो मुझे मारा भी। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी नहीं मारा, मैंने तो बस ब्रदर्स सॉन्गफाई के कॉन्सर्ट में जाने के लिए कुछ क्लासेस स्किप की थी। डैम यू क्विनफेंग, अगर तुम इस बार कम से कम 1000 बार मुझसे माफी नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर थोड़ा शर्माते हुए सोचती है मैं किस्मत से कल ब्रदर्स सॉन्गफाई के कॉन्सर्ट देखने के लिए चली गई थी, वरना एक बार ये गॉड फॉरसेकन गेम बाहर आ गया तो अब मुझे डर है कि मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। फिर वो कल के ब्रदर्स सॉन्गफाई के कॉन्सर्ट को इमेजिन करते हुए सोचती है कि कल हम लोग कितने ज्यादा करीब थे। फिर और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने ब्रदर्स सॉन्गफाई से कहती है ब्रदर्स सॉन्गफाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और वो तो बिल्कुल रोने ही लग जाती है। भाई ये लड़की तो सॉन्गफाई से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड लग रही है। फिर ये लड़की एकदम से रियलिटी में आती है और वो सोचती है अरे हाँ, अब जबकि सोने से कोई भी गेम में आ ही जा रहा है तो इसका मतलब ब्रदर्स सॉन्गफाई भी इसमें डेफिनेटली आएंगे। फिर शर्माते हुए मुंह पे अपना हाथ रख लेती है और सोचती है कि अगर मैं गेम में एंटर कर जाऊंगी तो इसका मतलब कि मैं ब्रदर्स सॉन्गफाई को भी फाइंड कर पाऊंगी। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसके घर पे आता है। ये लड़की अपने घर पे आती है और अपने कपड़े अपने उतारने लगती है और वो सोचती है कि झांग वई लेवल 3 तक इतनी जल्दी पहुंच गया, वो जरूर एक एक्सपर्ट होगा, मुझे जल्द से जल्द उससे कुछ एडवाइस लेनी पड़ेगी। फिर हमें इसी झांग वई की तरफ का सीन दिखाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ बातचीत कर रहा था, वहीं पर ही अपने एमसी की बहन क्वान सियाओ का मैसेज आता है और वो जब फोन चेक करता है तो वहां पर लिखा हुआ था एक्सपर्ट झांग वई, क्या तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेटजी से शेयर करने के लिए? ये पढ़ के तो यहाँ झांग वई के चेहरे पे भी एक इविल स्माइल आ जाती है और वो सोचता है क्वीन सियाओ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जैसी गॉडेस मुझे खुद ढूंढते हुए आएगी स्ट्रेटजीज पाने के लिए, ये तो मेरे लिए स्वर्ग के द्वारा भेजी गई एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं तुम्हें पालूं क्वीन सियाओ। हाँ भाई, एक से बढ़ के एक ठरकी भरे पड़े हैं और हम क्या भी कर सकते हैं। यहाँ एमसी की बहन खुद ही इतनी बड़ी ठरकी बैठी है। यहाँ इस लड़की के पास झांग वई का मैसेज आता है जिसमें लिखा था हाँ तुमने सही बंदे से ही पूछा है, चलो मैं तुमको कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ। गेम की शुरुआत में तो अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में डालना पड़ेगा, वरना तुम्हारी स्पीड उतनी काफी नहीं होगी और तुम मॉन्स्टर के द्वारा ही एब्यूज होती रहोगी। तो ये लड़की बेड पे लेटे लेटे एक और मैसेज टाइप करती है कि अगर मैं एक मैजिक टाइप यूजर हूँ तो क्या फिर भी मुझे अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में डालना है? तो सामने से झांग वई करता है कि हाँ, एजिलिटी मैजिक टाइप यूजर्स के लिए भी कंप्लीटली यूजलेस नहीं होती, ये उनके लिए भी कास्टिंग स्पीड को इंक्रीज करती है और ये अर्ली स्टेजेस में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर ये लड़की कुछ रोते हुए इमोजीज डाल के इमोशनल गेम खेलते हुए कहती है कि अगर मैं सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डालने के बाद भी जीत नहीं पा रही हूँ तो सामने से झांग वई मैसेज करता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, जैसे ही कोई भी बंदा विलेज में लेवल 5 पे पहुंचेगा तो वो उस विलेज की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाएगा। अभी के लिए तुम बस एक रैंडम पार्टी फॉर्म करो और लेवल अप करती रहो, और जैसे ही टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाऊंगा और तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों में ले जाऊंगा। वाह बेटे, लाइन मार रहा है। यहाँ एमसी की बहन तो बहुत खुश हो गई थी और पूरे उत्साह में अपनी मुट्ठी बांधते चिल्लाती है यस, फिर वो तुरंत ही लेट जाती है और अपनी तकिया गले से लगाते हुए कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, जैसा कि मैंने सोचा था। ये चिपकू सिम्स कभी कभार यूजफुल हो ही जाते हैं और अब मुझे कोई मिल चुका है जो मुझे कैरी करके ले जा सकता है। और कुनफेंग, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी, अब मैं खुद भी गेम में जा रही हूँ। तुम अपना घमंडी पना कंटिन्यू कर सकते हो और जब तुम एक बार गेम में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कई ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। जब वो समय आएगा तब मैं तुम्हें लेवल अप करने के लिए बिल्कुल भी कैरी नहीं करूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होके एमसी पे आ जाता है जहां एमसी अपनी गोल्ड टियर की लूट चेक कर रहा था। वहां पे वो गोल्ड टियर की लूट में देखता है ये तो, फिर हमें उसी लूट को दिखाते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताया गया था ये गोल्ड टियर की कर्स रिंग है जिसे हर प्रोफेशन वाला बंदा यूज कर सकता है। इससे हर एट्रीब्यूट 8 से प्लस हो जाते हैं। डार्क एलिमेंट का रेसिस्टेंट 26 से प्लस होता है और वीक पॉइंट अटैक मल्टीप्लायर 0.1 से प्लस हो जाता है और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है लेवल 4। अपना एमसी तो पहले ही लेवल 5 पे है तो उसे तो ये सब चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देन वो इस रिंग को
उठाते हुए कहता है क्या सारे एट्रीब्यूट को 8 से प्लस कर देगा, तो मतलब कि ये टोटल ऑफ 32 एट्रीब्यूट को प्लस करेगा। ये रिंग तो अकेले ही 3 लेवल अप्स करने के बराबर के एट्रीब्यूट को प्लस करती है और इसके अंदर तो डार्क एलिमेंट रेसिस्टेंस का इफेक्ट भी है। ये जरूर बहुत सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करने में काम आएगी। और एमसी सोचता है वीक पॉइंट अटैक मल्टीप्लायर पहले से ही मेरा 1.4 था, अब 1.5 हो गया है इस रिंग से। फिर शैडो की नजर एक स्किल पे जाती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और हमें पता चलता है ये एक शैडो टियर की इंस्टेंट शैडो स्लैश स्किल, ये असैसन टाइप स्किल है। इस स्किल से हम फ्लैश करके एक डायरेक्शन के अंदर भाग सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसकी रेंज 15 मीटर की है। इस स्किल का इस्तेमाल करते ही तुम 5 सेकंड के लिए इनविजिबल हो जाओगे और तुम जिस रास्ते से गुजरोगे वहां पर तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर 3 स्लैशेस पड़ेंगे। इसका कूलडाउन टाइम है 12 या फिर 10.43 सेकेंड्स। इसे लेवल 4 या उसके ऊपर कई बंदा याद कर सकता है और इसमें स्लैश की चौड़ाई 2.1 मीटर की है। इसका हर स्लैश 100 डैमेज करेगा और हर स्लैश बैक स्टेप माना जाएगा, पर इसमें वीक पॉइंट डैमेज नहीं दिया जा सकता। इसे पढ़ने के बाद एमसी चिल्लाता है कि तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवी अटैक स्किल है, ये बस मुझे टेलीपोर्ट ही नहीं करती बल्कि मुझे इनविजिबल भी कर देती है। और वो चिल्लाता है इसे तुरंत याद करो। और मेरे पास अब भी कुछ इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं, तो क्या मुझे सबसे पहले ग्रीडी हैंड को इवॉल्व करना चाहिए? फिर एमसी ग्रीडी हैंड को इवॉल्व कर सकता है। एक और नोटिफिकेशन आती है तुमने 8 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है और अब तुम्हारे पास बस 4 ही इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी जेड रैंक की ग्रीडी हैंड स्किल अब डायमंड रैंक पे पहुंच चुकी है और ये एक असैसिन टाइप की स्किल है। ये मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पे यूज हो सकती है, जिससे मॉन्स्टर्स पहले 160% एक्स्ट्रा लूट ड्रॉप करते थे, पर अब वही परसेंटेज 220% हो चुका है। और इसमें 20% चांस था कि लूट का लेवल 1 से हाई हो जाएगा, पर वही 20% चांस अब 40% चांस हो गया है। भाई ये वाली स्किल कुछ ज्यादा ही ओवर पावर नहीं होती जा रही है? एमसी ये सब पढ़ के सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, अभी के टाइम पे मॉन्स्टर्स को मारने से लूट के 2 पीसेस मिलेंगे और अब मुझे एक मॉन्स्टर को मारने से 3 मॉन्स्टर्स को मारने जितनी लूट मिलेगी। और अब मैं अपने बचे हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मेरी इंस्टेंस शैडो स्लैश स्किल को 3 टीयर से इवॉल्व कर लूंगा। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी इंस्टेंट शैडो स्लैश स्किल जो सिल्वर टीयर पे थी वो गोल्ड से होते हुए अपने प्लेटिनम टीयर पे पहुंच चुकी है। ये भी एक असैसिन टाइप की स्किल है, इससे हम एक ही डायरेक्शन में फ्लैश करके आगे जा सकते हैं। पहले इसकी रेंज 15 मीटर की थी, फिर 18 मीटर की हुई और अब 21 मीटर की हो चुकी है। पहले हम कम से कम 5 सेकंड के लिए इंडिविजुअल स्टेट में जा सकते थे, पर अब 6 सेकंड, फिर अब 7 सेकंड के लिए भी जा सकते हैं। और पहले हम रास्ते में फ्लैश करके जाते समय 3 स्लैशेस डाल सकते थे, फिर हम 4 में इवॉल्व हुए और अब हम 5 स्लैशेस मार सकते हैं, वो भी रास्ते में खड़े हुए सारे ही एनिमीज के ऊपर। और पहले इसका कूल डाउन 12 सेकंड का था या फिर 10.43 सेकंड का, अब भी उतना का उतना ही है। और इसका लर्निंग रिक्वायरमेंट अब भी 4 लेवल की है, पर एमसी से पहले ही लर्न कर लिया है। और इसकी स्लैश की चौड़ाई पहले 2.1 की थी, फिर 2.6 की हुई और अब 3.1 मीटर्स की हो चुकी है। हर स्लैश इसका पहले 100 का डैमेज करता था, फिर 150 का और अब 200 का डैमेज करेगा। और इसका 100% बैक स्टेप भी माना जाएगा हर अटैक पर। ये अब भी वीक पॉइंट डैमेज नहीं कर सकता, जिसे देख के एमसी कहता है हाँ इसका कूल डाउन टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर बस इंस्टेंट शैडो स्लैश के ऊपर रिलाई करके ही मैं इंडिफिनिटली इनविजिबल होके रह सकता हूँ। यहाँ बाकी सब कुछ तो कचरा है, पर यहाँ एक वॉरियर की स्किल है बैटल रोर, इसको मैं बेच सकता हूँ अच्छे खासे पैसे के लिए। तो पीछे से सासा की आवाज सी आती है, एमसी देख के तुरंत ही हैरान हो जाता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, वहां 4 तरह के क्रॉलर्स आ रहे थे, जिसे देख के अपना एमसी सोचता है वाओ 4 लिम्ब क्रॉलर्स, ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, मैं अपनी पावर ऑफ इंस्टेंट शैडो स्लैश को चेक करना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ खूनम खून हो जाता है। एमसी शैडो स्लैश मारते हुए आगे निकल जाता है और हमें दिखाते हैं इसमें इतने सारे स्लैश पड़े थे, हर एक को 5 स्लैश और हर एक को 725 का डैमेज पड़ता है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने लेवल 4 के लिम्ब क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 80 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और 5 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। फिर क्विंग फैंग शैडोज में गायब होते हुए कहता है कि मेरे मॉन्स्टर्स को मारने की तेजी फिर से इंक्रीज हो गई, अगर मैं वेनम डार्ट्स का इस्तेमाल करूं तो बस 2 डार्ट्स में मैं मॉन्स्टर्स को मार सकता हूं, इससे मेरी बैटल्स ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी, इसकी टाइमिंग भी अब कम हो चुकी है, इससे मेरे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो चुके हैं। फिर वो फुल स्पीड में शैडोज में भागते हुए कहता है कि अभी के टाइम पे मेरे पास 618 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है और अगर मुझे अपने इक्विपमेंट्स और स्किल्स को रियलिटी में लाना है तो मुझे 2 और आधे सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन चाहिए होगी। अगर मैं सटीक दिन बताऊं तो पूरे 900 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। अभी के लिए मैं वापस जाऊंगा और अपने सारे आइटम्स को बेच के आऊंगा, हो सकता है कि इससे मेरे पास कम से कम इनफ लाइफ स्पैन तो हो ही जाए, एक बार मैं लेवल 10 पे पहुंच जाऊं, फिर मैं स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियलिटी में भी ला पाऊंगा। वो अब एमसी रियलिटी और गेम के बीच के डिफरेंस को बहुत तेजी से कम करता जा रहा है। तो अब तुम लोग बताओ कि कितने चैप्टर्स और लगेंगे एमसी को अपनी स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियलिटी में लाने के लिए? थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर कमेंट सेक्शन में गेस करो। मेरे ख्याल से तो 5 चैप्टर
चैप्टर्स तो लग ही जाएंगे, पर ये एपिसोड तो अभी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करके जाया करो, इससे मुझे और भी नए नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वैसे इस सीरीज के बस अब 2 ही चैप्टर्स बचे हैं, तो मैं इसकी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि इसके चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेट आते हैं, तो मैं टाइम पे ही सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसे टाइम भी निकालूं जहां पर मैं पूरा 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए हर दिन वीडियोस लाऊं। हाँ, मानता हूँ ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, मैं एक ना एक दिन तो ये करके दिखाऊंगा। कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो लगातार वीडियोस ला ही सकता हूँ। ठीक है, तो आप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना क्योंकि बहुत कम ही लोगों के पास नोटिफिकेशन जा रही है। क्या हो रहा है आजकल? हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों ने बेल आइकन को ऑन कर रखा है कि नहीं। ठीक है, तो हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तो तक के लिए बाय बाय।